हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, दैट इज़ एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ डिविडेंड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो डिविडेंड पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या है और डिविडेंड के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, इसके बारे में क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो ये एक थ्योरी हो गया आपका कि आपने इसमें क्या लिखना है। तो आपका एक डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर जो है उसमें ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, थ्योरी नोट्स के वे में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको हैंड रिटन चाहिए कोई और भी नोट्स तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करने वाले हैं हम सबसे पहले कि डिविडेंड क्या होता है। तो जो ये डिविडेंड होता है, ये सबसे ज़्यादा आजकल इसकी आप बात करते रहते हो बार बार कंपनीज में, तो डिविडेंड का रोल बहुत ज़्यादा है। तो डिविडेंड आपके सामने लिखा है, द टर्म डिविडेंड refers to the part of profits of a company which is distributed by a company among its shareholders। यानी एक ऐसी टर्म है जो प्रॉफिट्स में से हम निकालते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब हम शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम नाम दे देते हैं डिविडेंड। तो इजी था, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। मीनिंग आपको सबको वैसे पहले ही क्लियर था, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब दोस्तों, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो, देखो मीनिंग इतना ही है, जस्ट आपने इतना ही मेन लिखना है। अगर आपके पास कुछ और भी है तो आप लिख सकते हो, लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन था उसकी ओर ध्यान देना है। डिफरेंट फॉर्म्स क्या है जो आपके सामने लिखा है। सबसे पहले कैश डिविडेंड, यानी इसके 4 फॉर्म्स आएंगे। कैश डिविडेंड सबसे पहले आपके सामने लिखा है, यानी इफ़ द डिविडेंड इज़ पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द शेयर होल्डर्स। यानी जब तक शेयर होल्डर्स को आप कैश की फॉर्म में कोई डिविडेंड दे रहे हो, तो डिविडेंड क्या कहलाया जाएगा? कैश डिविडेंड। यानी ये एक ऐसा डिविडेंड है, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम द फर्म एंड इनटू द पॉकेट ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हो तो फर्म की ओर से कैश जा रहा है और शेयर होल्डर्स की पॉकेट में वो कैश आ रहा है, दैट इज़ नोन एज कैश डिविडेंड। और इट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म ऑल्सो। सो ऑटोमेटिकली फर्म अपनी लिक्विडिटी को बचाने के लिए कई बार डिविडेंड नहीं भी देती, तो इसलिए अगर हम कहें कि वो डिविडेंड दे रही है तो इससे क्या होगा, उसकी लिक्विडिटी के ऊपर इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ तक अब आपको पहली फॉर्म क्लियर हो गई, यानी टाइप। अब इसे टाइप्स भी कह सकते हो। तो अब दूसरा आता है स्टॉक डिविडेंड, यानी इट मीन्स इशू ऑफ बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखो जी, एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी आपके बिजनेस में है, यानी जो ऑलरेडी आपके बिजनेस में शेयर होल्डर्स हैं और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एट दैट टाइम, उनको जब आप कोई बोनस शेयर इशू कर रहे हो तो वो क्या कहलाया जाता है? स्टॉक डिविडेंड। इजी था मीनिंग। तो इसके अलावा इसमें क्या है, इफ़ अ कंपनी डज नॉट हैव लिक्विड रिसोर्सेज इट इज़ बेटर टू डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। अगर कंपनी के पास कहीं पे लिक्विड रिसोर्सेज बहुत कम है या है नहीं, डज नॉट मतलब है नहीं, तो उस केस में ये बेटर रहेगा कि वो स्टॉक डिविडेंड को डिक्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा करे। और इससे क्या, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व। रिजर्व की कैपिटलाइजेशन करना भी क्या होता है? स्टॉक डिविडेंड। तो दूसरा भी आपके लिए बहुत ईजी था, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तीसरा आता है बॉन्ड डिविडेंड। अब ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्रिप डिविडेंड, इसे हम स्क्रिप डिविडेंड के नाम से भी जानते हैं। अ बॉन्ड डिविडेंड प्रोमिसेस टू पे द शेयर होल्डर एट अ फ्यूचर स्पेसिफिक डेट। पहली बात तो ये याद रख लो कि बॉन्ड डिविडेंड मतलब बॉन्ड की फॉर्म में हो गया, यानी जब आप बॉन्ड की फॉर्म में कोई डिविडेंड दे रहे हो तो वो बॉन्ड मतलब बॉन्ड डिविडेंड, यानी कोई भी बॉन्ड के वे में आप शेयर होल्डर्स को इशू कर रहे हो बॉन्ड्स, तो वो बॉन्ड डिविडेंड है। तो ऑटोमेटिकली इसमें ये चीज़ लिखी है, तो ये आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपको कुछ ना कुछ फ्यूचर डेट में देगा। तो इन केस ऑफ कंपनी अगर बात करें, डज नॉट सफिशिएंट फंड्स, मतलब अगर आपके पास कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं हैं कोई डिविडेंड पे करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कैश, देन वो ये इशू करने के लिए मान जाती है, यानी बॉन्ड डिविडेंड। यानी वो अगर उनके पास कैश डिविडेंड के पैसे नहीं हैं, यानी कैश डिविडेंड वो नहीं दे सकती कहीं ना कहीं, तो उस केस में वो क्या करती है? बॉन्ड डिविडेंड इशू करने के लिए राज़ी हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे आता है प्रॉपर्टी डिविडेंड। अब ये क्या है?
अगर नहीं पढ़ा तो पहला कंसेप्ट है आपके लिए, दैट इज प्रॉपर्टी डिविडेंड इज द डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ सम एसेट अदर देन कैश। कैश के अलावा जितनी भी एसेट्स हैं उनकी फॉर्म में होता है, प्रॉपर्टी है, तो आप समझ सकते हो। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड नॉट पॉपुलर इन इंडिया। पहली बात तो ये इंडिया में पॉपुलर है ही नहीं, और दूसरी बात ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ही बस इशू किया जाता है, उसके अलावा इसका कोई मेन रोल नहीं है। तो यहाँ तक अब आपके पास दोस्तों फॉर्म्स की जो लिस्ट थी, 4 फॉर्म्स पड़े हैं, कैश, स्टॉक, बॉन्ड और प्रॉपर्टी डिविडेंड। चारों के नोट्स आपको आसानी से यहाँ पे मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगला टॉपिक जो कि बहुत इजी है, समझने वाला है, बस उससे ज़्यादा नहीं, दैट इज़ नोन एज द डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स को हम साथ में एक ऐड कर देते हैं, दैट इज़ अ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं? अफेक्ट यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है उनके आने से। तो सबसे पहला जो डिविडेंड यानी कब हम डिविडेंड नहीं दे पाते, कम देते हैं या ज़्यादा देते हैं, तो वो कौन सा केस है? सबसे पहला जो केस है वो है आपका लिक्विडिटी का। तो लिक्विडिटी का मीनिंग बहुत इजी है, दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट फंड्स इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर अवेलेबिलिटी होना एक सफिशिएंट फंड्स की क्या कहलाता है? लिक्विडिटी। और इफ़ द कंपनी डज नॉट हैव लिक्विड रिसोर्सेज, उनके पास लिक्विड रिसोर्सेज नहीं है, आपको पता है कि वो क्या करता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक डिविडेंड को इशू करने के लिए मान जाता है। तो सिंपल सी बात ये है कि लिक्विडिटी अगर पोजीशन बेटर है आपकी तो आप डिविडेंड इशू कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नहीं है तो आप कई बार वो डिविडेंड इशू करने से कतराओगे, यानी आप नहीं करोगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आता है एज ऑफ अ कंपनी। अब ये तो आपके लिए कुछ नया भी हो सकता है, तो क्या है? दैट इज़ द एज ऑफ अ कंपनी ऑल्सो इन्फ्लुएंस। यानी अगर एक न्यूली इस्टेब्लिश कोई कंपनी है और वो डिविडेंड दे रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगी? डिविडेंड देने की बजाय, मतलब अगर एक आधी बार उसने डिविडेंड दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है वो लगातार देगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की कोशिश करेगी? रिटेन करने की कोशिश करेगी ताकि वो ग्रो कर सके। लेकिन अगर एज्ड कंपनी है, यानी बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक वो कंपनी चल रही है, तो आपको पता है कि वो तो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी डिविडेंड देने में। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई एज्ड कंपनी है तो वो डिविडेंड टाइम से दे देगी, यानी आपको मिलता रहेगा। उसमें कम से कम ऐसा केस होगा जिसमें डिविडेंड ना मिले। अदरवाइज़ जो न्यूली फ्रेश कंपनीज होती हैं, जो अभी अभी इस्टेब्लिश हुई हैं, उसमें मुश्किल आएगी कि वो डिविडेंड कब देगी और कैसे देगी, और वो ज़्यादा रिटेन करने की कोशिश रहेगी, तो उसमें डिविडेंड कम मिलेगा, यानी मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ तक दूसरा पॉइंट आपको समझ आ गया क्या कहने की कोशिश में है। अब आते हैं तीसरा, दैट इज़ नेचर ऑफ अ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किस नेचर की है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यानी अगर आपकी ऑटोमोबाइल की, यानी ऑटोमोबाइल फर्म्स, यानी अगर इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल फर्म्स सेल्स एंड अर्निंग फ्लक्चुएटिंग, अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो सेल्स और अर्निंग हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिससे वो अनसर्टेनिटी होती है कि हम कब कब मतलब पैसा कमा सकते हैं। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम फार्मास्यूटिकल फर्म्स की बात करें तो उसमें रेगुलर होती हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा साथ में ही कि अगर सीधी सी बात ऑटोमोबाइल करें, यानी कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, तो वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड कि आपका डिविडेंड स्टेबल नहीं रह पाएगा, यानी डिविडेंड कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फार्मास्यूटिकल ऐसे बिजनेस की बात करो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रेगुलर इंटरवल पर आपको अर्निंग हो रही है, तो रेगुलर इंटरवल पर अर्निंग आपको डिविडेंड देने से कोई मुश्किल नहीं होगी, तो डिविडेंड वहाँ पे मिलता रहेगा। रहता है आपके सामने, दैट इज़ डिज़ायर टू कंट्रोल। यानी अगर मैनेजमेंट चाहता है कि वो अपना कंट्रोल डिल्यूट ना करे, या नहीं करना चाहती, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये बात करना चाहता हूँ कि अगर फर्म चाहती है कि उसका बिज़नेस कभी भी कम ना हो, यानी डिल्यूट, उसका कंट्रोल कभी नीचे ना गिरे, तो उससे क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को रोकने के लिए रिटेन्ड अर्निंग करेगा। तो अगर रिटेन्ड अर्निंग बढ़ गई, यानी आप अपने पास पैसा रख रहे हो, तो क्या आप डिविडेंड दोगे? बिल्कुल नहीं। तो अगर दोगे भी तो लेस दोगे। तो कहीं ना कहीं डिविडेंड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किसकी वजह से? कंट्रोल की वजह से। आगे आपके सामने आता है दैट इज़ टैक्सेशन पॉलिसी। तो ये तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। यानी अगर आपका जो टैक्स अगर लगा, यानी आपके पास, आपको पता है कि आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ, टैक्स ज़्यादा देना पड़ा, यानी आपको पता है यार टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो क्या होगा? डिविडेंड कम कर दोगे।
तो डिविडेंड कम कर दोगे, उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके जो डिविडेंड की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, यानी आपके पास रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा हो सकती है लेकिन डिविडेंड कम होगा। ऑटोमेटिकली अगर इसका वाइस वर्सा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टैक्स की वैल्यू अगर कम हो गई तो डिविडेंड ज़्यादा देना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे भी इफेक्ट हो रहा है, जो क्या, दैट इज़ डिविडेंड पॉलिसी का जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, उसमें ये भी केस आता है। अब आगे आता है इन्फ्लेशन। अच्छा जी, अब महंगाई बढ़ी है तो क्या फर्म आपको उस समय डिविडेंड देना पसंद करेगी? बहुत सी ऐसी कम फर्म देखोगे जिसमें इन्फ्लेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा कोई बिजनेस अभी तक है नहीं। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या वो करता है, अपने पास पैसा रखने की कोशिश में रहता है, यानी रिटेन्ड अर्निंग बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डिविडेंड कम हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो गया। आगे क्या आता है आपके सामने, दैट इज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इफ द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट हियर, इट इज़ बेटर टू बी पेड डिविडेंड और वाइस वर्सा। अगर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं तो आप चाहते हो चलो यार कोई बात नहीं डिविडेंड दे देते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखोगे पैसा, उनको डिविडेंड कम से कम दोगे, तो डिविडेंड इफेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉलिसी है, यानी लास्ट डिटर्मिनेंट क्या है, दैट इज़ फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल नीड ऑफ अ कंपनी। अब ये जो फाइनेंशियल नीड है ये क्या है, अब ज़रूरतें हैं, तो ज़रूरतें किसकी हैं, कंपनी की। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कंपनी भी इफेक्टेड हो रही है, यानी कंपनी को अगर ज़रूरत है पैसे की तो वो अपने पास रखेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और कंपनी अगर अपने पास रखेगी तो क्या होगा, यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डिविडेंड की वैल्यू कम हो गई तो डिविडेंड कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत, यानी कंपनी को ज़रूरत कम है तो डिविडेंड बढ़ जाएगा, ज़रूरत ज़्यादा है तो डिविडेंड कम हो जाएगा। तो ये इफेक्टर्स थे या डिटर्मिनेंट्स थे जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं, यानी अफेक्ट कर रहे हैं किसको, डिविडेंड पॉलिसीज़ को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आई थिंक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी थी वीडियो, लेकिन आपके लिए सफिशिएंट है नोट्स आज के। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका इस चैप्टर का, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।